चलिए, आज के इस वैल्यू एडेड प्रोग्राम का जो टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एमर्जिंग बिजनेस के अंतर्गत म्यूचुअल फंड ऑपरेशन, जिस पर हमने थोड़ी सी एक भूमिका बांधी है कि हमारे पास बचत है तो उसका हम किस प्रकार से उपयोग करें। तो उसमें फाइनली हमने ये पाया कि बहुत सारे ऑप्शंस में यदि हम म्यूचुअल फंड को चुनते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हितकर होगा, लाभदायक होगा, अच्छा रिटर्न देने वाला एक ऑप्शंस होगा। तो हम ये जानें कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड? तो ए म्यूचुअल फंड इज ए प्रोफेशनली मैनेज्ड ट्रस्ट that collect money from various individuals to invest in securities such as stock, bonds, short-term money market instruments and commodities. Mutual funds are managed by professional fund managers who buy and sell securities based on through market study and understanding. Every scheme launched by a mutual fund has an investment objective which includes long-term capital gain, regular monthly income or stable return. Thus, the fund are invest according to the stated objective, risk profile and time frame. म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोफेशनल रूप से मैनेज ट्रस्ट है जो विभिन्न व्यक्तियों से शेयरों, बांडों और दूसरे प्रकार की प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों से अमाउंट कलेक्ट करता है कि भाई आपके पास कितना है, 500। अच्छा, आपके पास कितना है, 1000। अच्छा, आपके पास कितना है, 5000। लाइए। और म्यूचुअल फंड का जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है। प्रोफेशनल से तात्पर्य यह है कि वह सिक्योरिटी मार्केट्स में स्टडी के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से वह ये देखता है कि कौन सा ऐसी सिक्योरिटी है जिस पे पैसा लगाने से, जिसमें इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो ये एक प्रोफेशनल वर्क है जो फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है और ये मार्केट स्टडी और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होता है। तो म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजना एक इन्वेस्ट ऑब्जेक्टिव पर होता है, जिसमें लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन, कंटिन्यूअस मंथली इनकम, ये ऑब्जेक्टिव आपके हो सकते हैं। कोई फिक्स रिटर्न हमको मिलता रहे, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इस प्रकार इन्वेस्टर्स के बताए गए जो पैसा लगा रहे हैं, 500 लगा रहे हैं, 1000 लगा रहे हैं, 5000 लगा रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके आधार पर उसके रिस्क प्रोफाइल क्या होगा, उसका टाइम लिमिटेशंस क्या होगा, उसको ध्यान में रख करके इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड कंपनियां जो है इन्वेस्टर के लिए अमाउंट जुटाती है। इस अमाउंट को वो शेयर बाजार में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, अदर सिक्योरिटीज़ में, एसेट्स में इन्वेस्ट करती है और इसके बदले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से फीस भी लेती है। देश के अलग अलग कई म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर नियुक्त करती है। फंड मैनेजर को मार्केट की अच्छी स्थिति की जानकारी होती है और वहाँ अपनी समझ के अनुसार, एनालिसिस के अनुसार उस पर इन्वेस्ट करते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट हो म्यूचुअल फंड में, ये इन्वेस्ट करने के लिए ये कंपनियां कमीशन लेकर के काम करती हैं। भारत में म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जाता है, जिसमें म्यूचुअल फंड विनियमन अधिनियम जो है 1996, जो कि सेबी के द्वारा कंट्रोल्ड है। सेबी अर्थात आप जानते होंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे शेयर मार्केट्स पर दिशा निर्देश का काम करती है, उसके नियम बनाती है, निर्देश देती है। तो यह जो म्यूचुअल फंड है यह भी सेबी के अधीन ही है, क्योंकि जब वो हमने जैसे बात किया 1991 में जो स्कैम हुआ, उसके बाद से शासन ने ऐसा ये तय किया कि शेयर मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियम प्रावधान लागू करने के लिए उन्होंने ये नियम लाए और उन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की और तब से जो है शेयर मार्केट्स पर कंट्रोलिंग का जो कार्य है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। चूँकि यह भी एक सिक्योरिटीज़ का एक रूप है म्यूचुअल फंड, तो ये भी सेबी के अंडर के अंदर ही नियमित होता है, विनियमित होता है और संचालित होता है। तो कानूनी संरचना के अनुसार जो म्यूचुअल फंड बनाया जाता है, जो ट्रस्ट बनाया जाता है, उसमें एक स्पॉन्सर होता है, ट्रस्टी होते हैं जो उससे लोग जुड़े होते हैं वो होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी अर्थात एएमसी जिसको हम आगे कहेंगे वो होते हैं। और इस संरचना के तहत
एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट और दूसरी गतिविधियां के लिए वह जिम्मेदार होती है। इसके बाद हम देखें कि भाई हम बात तो कर रहे हैं म्यूचुअल फंड पर, इसमें कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं। तो हम इसके लिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो जब ये टॉपिक मेरे पास आया मैडम श्रीवास जिसमें चर्चा हुई, तो मैंने कहा भाई ठीक है म्यूचुअल फंड पे मैं इस पर अपनी बात रखूँगा। जब मैं इससे संबंधित लिटरेचर कलेक्ट कर रहा था, अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग वेबसाइट है, तो बहुत सारे प्रकार के जो म्यूचुअल फंड्स हैं हमको दिखाई दिए। लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, और हर एक जो मैसेज देने वाले हैं, पोस्ट करने वाले, उसके द्वारा अलग अलग तरीके से बताया गया है। मैंने इसको सारगर्भित रूप से 3 भागों में बांटा है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड को। सबसे पहला जो है वह है इक्विटी म्यूचुअल फंड, और उसके बाद दूसरा जो होता है वो है डेब्ट म्यूचुअल फंड, और तीसरा जो होता है इन दोनों का मिला जुला जो रूप होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है बैलेंस्ड फंड या हाइब्रिड स्कीम। तो चलिए हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी चर्चा करें ताकि एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो कि किस प्रकार का म्यूचुअल फंड हाईली रिस्की है, किस प्रकार का म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला है। तो इस पर हम जान लेते हैं, तब हम बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्लाइड दिखाई दे रहा है ना आप सबको? वॉइस क्लियर? ओके। इक्विटी म्यूचुअल फंड, कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे इक्विटी दैट मीन्स समता, यानी जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, समतांश होते हैं। और चूंकि ये वैल्यू एडेड प्रोग्राम है तो इसमें कोई फैकल्टी का बंधन नहीं है। आर्ट्स के बच्चे भी जुड़े होंगे, साइंस के बच्चे भी जुड़े होंगे। कॉमर्स वाले बच्चे को समझ में तो आ जाएगा इक्विटी दैट मीन्स समता, अंश को हम इक्विटी कहते हैं। तो अंशों से संबंधित है यह जो म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अमाउंट का ज़्यादा हिस्सा इक्विटी में अर्थात शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इस वजह से इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले से कहा कि जब तक हमको शेयर मार्केट का सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। एक मिनट देखता हूँ, वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है सर आपकी। हो सकता है थोड़ा सा इसमें, एक मिनट मैं इसको मिनिमाइज कर लूँ तो देखूँ। नहीं, मेरा यहाँ तो टावर प्रॉपर है। क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है या अभी जिन्होंने कहा? नो सर। ओके, बाकी लोगों का ठीक है ना? तो ठीक है सर। क्योंकि ये जो वॉइस यदि क्लियर नहीं होता है, ब्रेक होके आता है, तो इसका जो बड़ा कारण होता है वो है हमारे डाटा का प्रॉपर ढंग से हमारे डिवाइस में उपलब्ध ना होना। तो डाटा जहाँ पे बाधित होगा आवाज़ ब्रेक होके आएगा। तो आपका थोड़ा सा देख लीजिए डाटा प्रॉपर सप्लाई हो रहा है कि नहीं, जो डंडी है इंटरनेट का वो प्रॉपर है कि नहीं। नहीं तो आप थोड़ा सा स्थान चेंज कर लेंगे, ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ से आपको आपका डाटा प्रॉपरली सप्लाई होता रहे और कहीं पर ब्रेक ना आए। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड से संबंधित बातें कर रहे थे। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड मेनली जो है समता अंशों से संबंधित होता है। और जैसे हमने पहले ही कहा कि समता अंश में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ज़्यादा होता है। इस स्कीम में इन्वेस्टर को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक जो ऑप्शन होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड स्कीम, और दूसरा होता है कैपिटल ग्रोथ। इस ऑप्शन को वो बाद में बदल भी सकते हैं जो इन्वेस्टर हैं, और लंबे समय से इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है म्यूचुअल फंड में। इन फंडों में 10 साल का औसत रिटर्न 12 से 15% हो सकता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 12 से 15% हो सकता है। इसके और बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जब मैं इसके लिटरेचर्स को सर्च कर रहा था, मैंने यूट्यूब में भी देखा, गूगल में भी देखा, तो बहुत सारे रूप में मैंने ऐसे संग्रहित कर लिया कि जितने भी हैं ये सब इक्विटी म्यूचुअल फंड के रूप हैं। एक एक की हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। जैसे आप देख रहे हैं लार्ज कैप फंड। ये लार्ज कैप फंड होता क्या है? तो लार्ज कैप फंड
इस स्कीम के तहत ज़्यादातर फंड जो है बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड इन कंपनियों की पहचान करके मार्केट कैपिटलाइजेशन करता है। लार्ज कैप का तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 अरब से 3,500 अरब के बीच में हो। तो चूंकि एक बड़ी कंपनी होती है तो उसमें उसके जो शेयर्स हैं उस शेयर्स में जो है फ्लक्चुएशंस जो बहुत कम होते हैं और इसलिए ये लॉन्ग टर्म्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देके जाता है। कुछ पॉपुलर फंड हैं लार्ज कैप फंड के, मैं आपको नाम बताता हूँ, हालांकि मैं किसी का कोई सपोर्ट नहीं करूँ कि आप ये फंड खरीदिए। फॉर एग्जांपल एक्सिस ब्लू चिप फंड है, कोटक ब्लू चिप फंड है, SBI ब्लू चिप फंड है। ये फंड जो हैं ये लार्ज कैप फंड के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये मध्यम श्रेणी के शेयरों में पूंजी कैपिटलाइजेशन जो होता है, मिडिल लेवल के जो कंपनियां होती है तो वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है मिड कैप फंड के रूप में। ये कंपनियां जो है 50 अरब से 200 अरब के बीच के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां होती है और आमतौर पर मिड कैप कंपनियों के रूप में जाना जाता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी हाईली रिटर्न मिलता है, लेकिन मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट के कारण अधिक जोखिम भी उठाना पड़ता है। जैसे हम इक्विटी की इस अंतर्गत लार्ज कैप में बात की, वैसी लगभग स्थिति मिड कैप पे भी रहती है। लार्ज कैप में हालांकि फ्लक्चुएशन बहुत कम रहता है, लेकिन मिड कैप में या तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा या एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। एक तीसरा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप फंड क्या होता है? यह अपेक्षाकृत छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियाँ होती है और आमतौर पर 50 अरब से कम के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी होती है। इसके कुछ पॉपुलर फंड हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड। तो इन्वेस्टर को ये तय करना होता है कि वो लार्ज कैप फंड में जाना चाहता है, मिड कैप फंड में जाना चाहता है, स्मॉल कैप, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जो म्यूचुअल फंड की AMC है वो इन्वेस्टर से उद्देश्य जानना चाहता है कि भाई आप पैसा लगा रहे हैं तो किस में लगा रहे हैं। आप इक्विटी में लगा रहे हैं, डेप्ट में लगा रहे हैं, हाइब्रिड में लगा रहे हैं। यदि इक्विटी में लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार के फंड में आपको लगाना का उद्देश्य है? लार्ज कैप में लगाएंगे, मिड कैप में लगाएंगे, स्मॉल कैप में लगाएंगे। तो जब तक के इन्वेस्टर ये नहीं बता देता कि हमको इसमें इंटरेस्ट है तो वो उसके आधार पर ही जो AMC होती है वो काम करती है। इसी क्रम में आप देखिए इन दोनों का मिला जुला रूप, लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस प्रकार के भी फंड होते हैं। तो लार्ज और मिड कैप फंड जो है एक ऐसी योजना है जो दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, बड़ी कंपनियों भी और मीडियम कंपनी में भी। इसके कुछ मैं उदाहरण बतलाऊंगा। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड है, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो ये बड़ी कंपनी, मध्यम श्रेणी कंपनी और छोटी कंपनियों के द्वारा जारी किए जाने इक्विटीज होते हैं, जिस पर इन्वेस्टर के बताए गए निर्देशानुसार जो ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल फंड होता है, वह वहाँ पर राशि इन्वेस्ट करता है। इसके अतिरिक्त एक मल्टी कैप फंड भी है जो काफ़ी मिला जुला होता है कि लार्ज कैप में भी लगा दिए, मिड कैप में भी लगा दिए, स्मॉल कैप में भी लगा दिए। तो ये अलग अलग प्रकार के कैप में यदि थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए तो उसको हम मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं। इस प्रकार के जो फंड होते हैं इसमें मिनिमम 65% तक एलोकेशंस होते हैं और सबसे ज़्यादा विविधीकरण वाली ये इक्विटी फंड होता है। लार्ज कैप में स्थिरता का लाभ मिलता है तो मिड और स्मॉल कैप में शेयरों में भी रिटर्न अच्छा मिलता है। मल्टी कैप में जो है आपके पास काफ़ी रिटर्न के साथ एक स्थिर पोर्टफोलियो होता है। क्योंकि स्थिर पोर्टफोलियो की बात इसलिए कर रहे हैं, यदि सपोज लार्ज मिड कैप से हमको रिटर्न्स मिला अच्छा, लेकिन मिड कैप के शेयर्स काफ़ी डाउन हो गए, तो ये जो प्लस और माइनस का जो है उसके कारण से एक बैलेंस हो जाता है, एक स्थिरता आ जाती है, इसलिए इसको कहा गया स्थिर पोर्टफोलियो के रूप में होता है ये। इसके बाद है एक ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ज़्यादातर जो नौकरी पेशा वर्ग है और थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं वो, तो
वो इस प्रकार के ELSS के जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसका कारण ये है कि इस फंड में इन्वेस्ट करने से इनकम टैक्स एक्ट के ATC के अंतर्गत वो 1.5 लाख तक की छूट ले सकता है। तो इसलिए यह जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादातर ऐसे नौकरी पेशा जो इनकम टैक्स पेई होते हैं, वो अपने टैक्स को बचाने के लिए इस प्रकार से इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है सेक्टरल फंड, इसको हम कह सकते हैं सेक्टरल इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सेक्टोरल का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में, किसी सेक्टर में जो है इन्वेस्टर के राशि को इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये जैसे सेक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे रियल एसेट्स के सेक्टर हैं, सॉफ्टवेयर सेक्टर हैं, होटल है, फार्मा कंपनियां हैं। तो इस प्रकार की कंपनियों के शेयर्स में जब राशि लगाई जाती है तो उसको हम कहते हैं सेक्टरल इक्विटी म्यूचुअल फंड। कुछ पॉपुलर फंड्स के नाम मैं जैसे आपको बताऊं, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ये टाटा कंपनी के द्वारा जो जारी किया गया फंड है। और टाटा नहीं, देखिए टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, टाटा इंडिया फार्मा फंड। तो नाम से जैसा स्पष्ट है, टाटा डिजिटल फंड मतलब डिजिटल से संबंधित जितने भी कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी के काम करती है, उनके इक्विटीज़ में यदि कोई पैसा लगाना चाहता है सेक्टरल फंड के अंतर्गत, तो वो उसको चूज़ कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना से संबंधित कोई कंपनी काम कर रही है, पुल बनाने का काम कर रही है, बांध बनाने का काम कर रही है, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, तो उनके इक्विटीज़ को वो परचेस कर सकती है। जैसे टाटा इंडिया फार्मा फंड है, तो फार्मा कंपनियों के द्वारा जो जारी किए गए इक्विटी म्यूचुअल फंड है उस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें जो है इन्वेस्टर के बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार म्यूचुअल फंड ट्रस्ट जो है इन्वेस्ट करती है। और जैसा मैंने पहले बताया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स होता है। जैसे यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं 12 से 15%। मैं आपको एक SIP कैलकुलेटर दिखाऊंगा, लमसम अमाउंट कैलकुलेटर भी बताऊंगा, ऑनलाइन ही बतलाऊंगा आपको। आप उसमें देखिए 12 से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या हम डिविडेंड पे रखते हैं, तो हमारा रिटर्न का एक छोटा सा अमाउंट लॉन्ग टर्म्स में 10 से 15 वर्ष में 20 वर्ष में कितने पहुंच जाता है, ये आप देख करके आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर ऐसा हुआ है। उन कंपनियों के एनालिसिस को भी आप देखेंगे, उसके स्टार रेटिंग को भी आप देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग सिक्योरिटी मार्केट से इन्वॉल्व हैं, वो पैसे के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। उनको फिजिकली कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं, उनको कोई मेंटली वर्क करने की ज़रूरत नहीं। उनको क्या करना है, केवल अपने सेविंग्स को म्यूचुअल फंड में लगा देना है। घर में बैठिए आराम से। काम कौन करेगा साहब? वो जो MC कंपनी है, जो उसके फंड मैनेजर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। केवल उनको एक गाइडलाइन देना, साहब हमारा इक्विटी में लगाइए, डेब्ट में लगाइए। तो इसी कहा जाता है पैसे से पैसा कमाना। तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। इसके बाद हम दूसरे क्रम पर, जैसे हमने कहा था कि डेब्ट म्यूचुअल फंड, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। डेब्ट म्यूचुअल फंड एक्चुअल में डिवेंचर से बना है। डिवेंचर्स हैं या जो दूसरे सिक्योरिटीज़ होते हैं जिस पे इंटरेस्ट मिलता है। हम जैसे इक्विटी की बात किए तो वहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है, और यहाँ पे डेट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी कंपनियों के द्वारा बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं, डिवेंचर्स जारी किए जाते हैं, और वैसे ही सरकार के द्वारा सिक्योरिटीज़ जारी किए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स जारी किए जाते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने नाम सुना है NSE का? मैंने सुना है सर। हाँ, नाम क्या उसका फुल फॉर्म क्या है? NSE, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। ये जो है सरकार के द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है, जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक निश्चित समय अवधि पश्चात आपको ब्याज सहित राशि काफ़ी अधिक मिलेगी। एक समय था जब 5 साल में जो है राशि ज़्यादा डबल हो जाती थी, अब थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, तो लगभग 8 साल लग जाता है डबल होने में। वैसे ही किसान विकास पत्र है, वैसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट के जो है सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, तो उसमें जो पैसा लगाया जाता है उसको हम कहते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड के अंतर्गत पैसा लगाया जाना।
तो डेट म्यूचुअल फंड उनके लिए अच्छा ऑप्शन है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे मैंने कहा इक्विटीज़ में जो है रिस्क काफ़ी अधिक रहता है, लेकिन डेट फंड में रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए, और साथ साथ एक निश्चित आय होती रहे। क्योंकि क्या होता है डिवेंचर्स मतलब उसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो तय हो गया, कॉमर्स के बच्चे जो पढ़ते हैं देखे होंगे 10% 10% ऋण पत्र निर्गमित किए गए। दैट मीन्स कंपनी को चाहे जो भी हो 10% उनको ब्याज मिलना ही मिलना है। सिक्योरिटीज़ जैसे अपन बात करें तो वहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तय रहता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो एक कंटिन्यूअस और एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं उनके लिए डेट फंड एक अच्छा स्कीम है म्यूचुअल फंड के अंतर्गत, और इसमें जो है मार्केट में अस्थिरता का कोई असर नहीं होता। जैसे मैंने भी कहा कि किसी कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, कंपनी का लॉस हो प्रॉफिट हो उससे कोई मतलब नहीं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने डिवेंचर इशू किया उतने रेट से उनको डिवेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ये जो डेट फंड है ये 10 साल में औसत रिटर्न 8 से 10% तक हो सकता है। यदि हम डिवेंचर की बात किए तो वहाँ पर ठीक परसेंटेज, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सिक्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे भी बॉन्ड्स हैं जहाँ पर मार्केट के फ्लक्चुएशंस के आधार पर उसके रिटर्न्स तय होते हैं। तो एक एवरेज रिटर्न्स की बात कही गई है, तो डेट म्यूचुअल फंड में 8 से 10% के रिटर्न्स हो सकते हैं। और जैसे हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डिफरेंट टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड देखे हैं, वैसे भी इसमें भी कुछ कैटेगरी हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड है, शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड है, मीडियम यानी कहने का मतलब ये है कि समय पर आधारित ये डेट म्यूचुअल फंड होते हैं। कुछ लॉन्ग पीरियड के होते हैं, कुछ शॉर्ट पीरियड के होते हैं, कुछ लिक्विड बेस होते हैं। कुछ मैं उदाहरण आप लोगों को जरूर बतलाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, एक कोटक सेविंग फंड होता है, एक्सिस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, नाम से ही पता चलता है। एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड होता है शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, HDFC मीडियम टर्म फंड होते हैं। तो ये नाम से जाना जा सकता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है कि डेट म्यूचुअल फंड है। एक तीसरा स्वरूप की हम बात करें बैलेंस फंड या हाइब्रिड स्कीम, जैसा कि ऊपर के 2 म्यूचुअल फंडों के रूप में हमने देखा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा हमको रिटर्न देता है, रिस्क भी रहता है उसमें, लेकिन जो रिस्क नहीं लेना चाहता डेट फंड में अपनी राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं दोनों में ही थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं, भाई ठीक है भाई थोड़ा सा हम इक्विटी भी ले लेंगे, थोड़ा सा हम डिवेंचर्स भी ले लेंगे, डेट फंड भी ले लेंगे। तो उनके लिए तीसरे प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है बैलेंस फंड, जिसको हाइब्रिड फंड जैसा नाम से पता चल रहा है। इसमें दोनों ही प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट का एक रेशियो होता है 40-60, 60-40 इस प्रकार के। ये जिस प्रकार का बाजार की स्थिति रहेगा और इन्वेस्टर का दिशा निर्देश रहेगा, क्या इन्वेस्टर यदि खुद निर्णय लेना चाहता है तो उसके आधार पर 40-60, 60-40 या 30-70 इस रेशियो पर वह दोनों ही फंडों में राशि इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड को हम कहते हैं बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। अब हम बात करें कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। हमने प्रकारों को तो जान लिया कि साहब ठीक है 3 प्रकार के आपने बताया, उसमें शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग कैप है, मीडियम कैप है। ये काम करता कैसे है, तो इसको हम देखें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हाउ डू यू म्यूचुअल फंड वर्क। ये इन्वेस्टर है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, मैडम श्रीवास हो सकती है, मैडम मोना चौहान हो सकती है, हमारे छावड़ा सर हो सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है, एनीबडी जो इन्वेस्ट करने के लिए तत्पर हो, अपनी बचत का अच्छा रिटर्न चाहता हो, तो वो क्या करेगा, जब न्यू फंड ऑफर आएंगे, म्यूचुअल फंड जो ट्रस्ट होता है उनके द्वारा न्यू फंड लॉन्च किया जाता है, NFO, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो उन NFO के माध्यम से जो ट्रस्ट का फंड मैनेजर है AMC का, उनके पास जाकर के अपने इन्वेस्ट किए जाने वाली धनराशि के बारे में कहता है कि साहब हमारे पास इतनी पैसा है और हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर है ये ऐसे हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों से ऐसा मनी वो कलेक्ट करता है, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट, किसी का 500, किसी का 5,000 है, किसी का 50,000 है, ऐसा अमाउंट उन्होंने कलेक्ट किया, पुल इन देयर मनी, इन्वेस्टर के धनराशि को कलेक्ट करता है।
फिर उसके बाद वो जो अभी हमने प्रकार बतलाए, 3 मेनली जो टाइप्स हैं, उसमें वो इन्वेस्ट करता है बाजार की परिस्थिति के अनुसार। सिक्योरिटी उन्होंने परचेस कर लिया और उन सिक्योरिटी से संबंधित जो कंपनियां होती है वो रन करती है, अपने बिजनेस करती है, और एक समय के पश्चात, जैसे डिवेंचर्स में हम जानते हैं, आफ्टर 6 मंथ उसका जो है इंटरेस्ट पेड किया जाता है। यदि इक्विटी है तो आफ्टर 1 ईयर्स उस पर डिविडेंड्स दिया जाता है। तो ये जब कंपनियां रन करने लगती है तो जो उसके रिटर्न्स हैं वो रिटर्न्स वापस इन्वेस्टर के पास आ जाते हैं। इन्वेस्टर चाहता है कि साहब ठीक है, हमने इतना गेन कर लिया, दैट्स ऑल, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो चाहता है कि भाई हमने जो इतना गेन किया है, चलिए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, कि साहब इसको और आप रखिए, फिर से आप री इन्वेस्ट कीजिए। तो इस प्रकार से ये सर्कल चलते रहता है। इन्वेस्टर से जो फंड मैनेजर हैं, एएमसी कंपनियां हैं, वो पैसा कलेक्ट करके फिर से इन्वेस्ट करेगी, रिटर्न्स आएगा, रिटर्न्स वापस देगा। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा सा थ्योरेटिकल रूप में हम देखें। NFO लॉन्च, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया, न्यू फंड ऑफर, नया फंड जो है आता है मार्केट में, तो इसमें सदस्यता लेनी पड़ती है, इन्वेस्ट करने का तभी अवसर मिलेगा, और ये सीमित समय के लिए सदस्यता होती है। NFO फंड यदि बंद हो जाता है, न्यू फंड ऑफर यदि बंद हो जाता है, तो इन्वेस्टर केवल यूनिट्स खरीद सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने बताना भूल ही गया कि यदि आप मार्केट में इक्विटी यदि आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो शेयर खरीदते हैं, तो आप शेयर होल्डर हैं। लेकिन यदि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो आपको जो दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है, या कह लीजिए एक दस्तावेज है, वो आपके यूनिट्स कहलाते हैं, और यूनिट्स में डिविडेंड्स भी मिल सकता है और उसमें इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तो हम बात कर रहे थे NFO के बंद होने के बाद इन्वेस्टर जो है यूनिट को खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को। और लॉन्च करते समय फंड की रणनीति को बताया जाता है कि भाई ये इस प्रकार का ये सिक्योरिटीज़ है, इस पे रेट ऑफ रिटर्न इतने विगत वर्षों में है, या फिर हो सकता है, संभावित है। और एक बार जब फंड मैनेजर ने रणनीति तय कर लिया तो फिर उसे बदला नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर रणनीति के आधार पर फंड में इन्वेस्ट करता है, कि जैसे रणनीति बता दिया फंड मैनेजर ने कि साहब ये इस कंपनी के हैं, इस सेक्टर से संबंधित हैं, लार्ज है, स्मॉल है ना, तो उसके आधार पर इन्वेस्टर जब समझ लिया कि भाई हाँ ये इस प्रकार का उनके लिए ज़्यादा रिटर्न देने वाला है, तो वो फंड मैनेजर को निर्देशित करता है कि हमारे इस फंड में लगाया जाए। और फंड में जैसा लगाया जाए कहा, तो उसके आधार पर फंड मैनेजर जो है म्यूचुअल फंड में वहाँ पर फिर पैसा लगा लेता है। अब इसके बाद आता है दूसरा, मनी पूल। जैसे ही निर्देशित किया इन्वेस्टर के द्वारा कि भाई हमको इस फंड में पैसा लगाना है, और जब रणनीति का खुलासा हो गया तो मनी कलेक्ट करने की बात होती है। तो म्यूचुअल फंड के कई छोटे इन्वेस्टर से प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा जमा किया जाता है। इन्वेस्टर अपनी छोटी सी बचत राशि को भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा 500 भी हो सकता है और वो 5000 भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के बड़े पोर्टफोलियो में पैसा लगाता है। जब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है और एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो फिर वो पैसा लगा करके उनके पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। फिर इसके बाद है इन्वेस्ट मनी इन सिक्योरिटीज़। जब पैसा उन्होंने प्राप्त कर लिया तो उन्होंने सिक्योरिटी मार्केट में उनका पैसा लगा दिया। फंड रिटर्न कब होगा? जब एक समय सीमा हो। आज हमने पैसा लगाया और कल हमको रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये भी टाइम टेकिंग है। 6 मंथ हो सकता है 1 ईयर हो सकता है, और ये मार्केट के फ्लेक्सिबिलिटी पर है। हमने आज यदि किसी सिक्योरिटी में पैसा लगाया तो रातों रात नहीं बढ़ने वाला है, उसमें थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जनरली जो है टाइम के आधार पर ही हमको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। जैसे हमने इक्विटी में देखा 10 से 12 साल है, डेब्ट में देखा कि 8 से 10 साल है। तो ये लॉन्ग पीरियड में हमको एक अच्छा रिटर्न देगा। हम चाहेंगे शॉर्ट पीरियड में हमको यदि अच्छा रिटर्न मिल जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, ये हो सकता है कि आपने आज पैसा लगाया, मार्केट चढ़ा, ऊपर की ओर बढ़ा, जंप किया, आप चाहेंगे साहब अब हम अपना विड्रॉल कर लेते हैं, तो आप उस समय प्रॉफिट में रह सकते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म्स के लगा रहे हैं तो उस तात्कालिक प्रॉफिट को नज़रअंदाज करके आप लॉन्ग टर्म में चलेंगे तो जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है कहीं दुगुना तिगुना लॉन्ग टर्म्स में आपको प्रॉफिट मिल सकता है, रिटर्न्स मिल सकता है। अब हम देखें कि
हमारे भारत में जो है म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना किस प्रकार की है। जैसा मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड भी सेबी के द्वारा कंट्रोल्ड है, उस पर अधिनियम लागू होते हैं और अधिनियम के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अनुसार उसे काम करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे तस्वीर आपको दिख रही होगी, एक स्पॉन्सर होता है। हो जी स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कौन होता है? तो स्पॉन्सर जो है सेबी से म्यूचुअल फंड के एक्टिविटीज़ को प्रारंभ करने के लिए अनुमति लेता है, या कह लीजिए उनसे अनुमोदन प्राप्त करता है, लाइसेंस प्राप्त करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि जाकर के म्यूचुअल फंड में अपना कारोबार चालू कर ले। उसके लिए प्रॉपर, जैसे आपने कंपनी एक्ट में देखा होगा कि कोई कंपनी यदि स्थापित करनी है तो जो पुराना कंपनी अधिनियम 1956 था और वर्तमान में भी 2013 है, यदि 2013 के पहले जो कंपनियां स्थापित हुई है उनको कंपनी अधिनियम 1956 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार से स्थापना की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ठीक ऐसे ही सेबी के गाइडलाइंस जो है म्यूचुअल फंड के लिए जो अधिनियम बनाया गया 1996 में, उसके गाइडलाइन के अनुसार से कोई भी व्यक्तियों का समूह जा करके म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को स्थापित कर सकती है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सर। और उसके बाद दूसरा जो स्तर होता है वो है ट्रस्टी। तो एक बार स्पॉन्सर को यदि सेबी से अनुमति मिल जाती है तो वह अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक ट्रस्ट का गठन करता है और सेबी से बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और यह जो ट्रस्ट है मैनेजमेंट के लिए ट्रस्टियों की नियुक्ति करता है। ये कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना और मैनेजमेंट के लिए जवाबदार होता है। फिर उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं एएमसी है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही एक्चुअल में म्यूचुअल फंड से संबंधित मार्केट के सही कामों को करता है। यहीं पर जो फंड मैनेजर होता है उनका रोल होता है। एएमसी अनिवार्य रूप से पूरी तरह से म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट करती है। एक अनुभवी फंड मैनेजर के जो स्किल्स हैं, जो उसका एनालिसिस पावर है, वह मैनेजमेंट के साथ साथ जो फाइनेंशियल मार्केट है उनकी एक अच्छी समझ रखता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनियों में राशि इन्वेस्ट की जाती है, जो उन्होंने डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर से छोटे बड़े अमाउंट के रूप में प्राप्त किया है। अब इसी में हम देखें आगे कि भाई ठीक है, आपने समझ लिया कि भाई म्यूचुअल फंड इतने प्रकार से होते हैं, भारत में इसका इस प्रकार से संरचना बना हुआ है। तो हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब मेरी इच्छा हो गई कि आपने बताया साहब ये तो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है और बैंक से ज़्यादा हमको लाभ मिलेगा, हालांकि रिस्क है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा है, तो हम करें कैसे, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो आपकी बचत का होना जरूरी है। और फिर उसके बाद दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, एक लमसम रूट्स और दूसरा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम SIP कहते हैं। अब लमसम रूट क्या है? लमसम रूट मतलब एक मुश्त राशि आप जो है यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो लमसम रूट के अंतर्गत आ जाता है। म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट यदि लगाना चाहेंगे तो बचत है, बोनस की कोई राशि है, एक साथ कोई राशि मिल गया जिसका कि इन फ्यूचर में आपको कोई काम नहीं है। मान लो मेरे पास आज 20,000 रुपया है, मुझे लगता है साहब अभी इसके 5 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है, लमसम अमाउंट मैंने एक ही बार लगा दिया, वन टाइम, तो ये कहलाता है लमसम। लेकिन आप चाहते हैं कि लमसम अमाउंट मेरे पास नहीं साहब, मेरे घर के खर्चे इतने ही हैं, मेरे तो मुझसे खर्चे चलते हैं और ले दे के 500 बचता है, 700 बचता है, 1000 बचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आप म्यूचुअल फंड में इंटर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसी SIP के माध्यम से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, व्यवस्थित निवेश की योजना। इसमें अमाउंट आप तय कर लीजिए कि भाई मुझे 500 रुपये हर महीना अपने खाते से कटवाना है। तो वो जो म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट होता है, जो AMC कंपनी जिसे हम कहते हैं, वो आपके खाते से हर महीना 500 रुपया काट लेगी और आपके बताए हुए निर्देश के अनुसार से वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगी। अब कैसे हम जानेंगे कि जो लमसम अमाउंट लगा रहे हैं मार्केट में
या हम एसआईपी के माध्यम से लगा रहे हैं मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो हमको कितना राशि कितने समय के बाद मिलेगा। तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था आप लोगों से कि इसके लिए मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट में ले चलता हूँ। वहाँ पर मैं आपको बतलाऊँगा कि यदि आप लमसम अमाउंट लगाते हैं तो एक निश्चित समय के पश्चात निश्चित प्रतिशत की दर से कितनी राशि आपको रिटर्न्स मिल सकती है। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ अभी। ये दिख रहा है सभी लोगों को स्लाइड मेरा? यस सर, यस सर। ये मैं आपको ले गया हूँ ग्रो ऐप में। आप कभी मोबाइल में देखना चाहें आप भी देख सकते हैं। यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रो ऐप के बहुत सारे ऐड हैं, बहुत सारे बातों को बतलाया जाता है। तो मैं अपने वेबसाइट में अपने लैपटॉप में ग्रो ऐप खोल कर रखा हुआ हूँ। इसमें एक लिखा हुआ है SIP कैलकुलेटर, और आप यहाँ पे देख रहे हैं SIP और लमसम। चलिए हम लमसम की पहले बात कर लें। जैसे मैंने कहा मेरे पास 50,000 रुपये हैं सपोज़, है ना, और मुझे लगता है कि साहब मेरे को अभी इस राशि की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस पैसे को म्यूचुअल मार्केट में लगाना चाहता हूँ 50,000 रुपये। हम मान के चलते हैं, हालांकि कहा गया है कि लॉन्ग टर्म से जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देते हैं 12%, 15%, और आपको मैं अभी जब बतलाऊँगा ET मनी के अंतर्गत, तो वहाँ पर तो 22%, 27% तक की रिटर्न्स की भी वहाँ पर एनालिसिस करके 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। हम मान के चलते हैं एकदम यानी मिनिमम भी आए तो 12% हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल जाएंगे। चूँकि मेरी आयु है उसको देखते हुए मैंने केवल 10 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करना चाहा, तो 50,000 रुपये मैंने एक बार इन्वेस्ट किया तो मेरे को जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो 1,05,292 रुपये मिलेंगे। हालांकि आपको मोबाइल में जो फिगर है छोटा छोटा है, ना दिख रहा हो, तो आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50,000, एस्टिमेटेड रिटर्न है 1,05,292, और फाइनली मुझे 10 साल बाद जो मिलेगा वो अमाउंट है 1,55,292 रुपये। वो भी कब? जबकि 12% मैंने इंटरेस्ट रिटर्न रेट लिया है। जबकि ये वास्तव में जब हम जाएंगे ET मनी में तो वहाँ पे आप देखेंगे एक्चुअल जो आज की पोजीशन में विभिन्न कंपनियों को जो म्यूचुअल फंड है उसके रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है, वो आपको 17%, 18%, 22% तक आपको दिखने लगेंगे। तो मैंने अपनी बात कहा। अब मैं चलिए आपके दृष्टिकोण से कहता हूँ, साहब आपके पास 500 रुपये की पॉकेट मनी हर साल बच जाती, हर माह बच जाती है। पापा आपको देते हैं कि बेटा कॉलेज पढ़ता है तो ये इतना अमाउंट रख ले, 1,000 रुपया काम आ गया, पेट्रोल भराना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, कुछ दोस्तों के साथ होटल में जाके नाश्ता पानी करने, आपने उसमें 500 बचा लिया। अभी आपकी एज में मान के चलता हूँ 20 साल है, तो मान के चलिए कि आप 500 रुपये लगा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। हम 20 साल के लिए उसको ले जाते हैं, पीरियड जो है ये 20 साल, 40 साल की उम्र में जब आप पहुँचेंगे 500 रुपया आपने लगाया, और यह जो इन्वेस्ट अमाउंट है, सॉरी मैं SIP में बात कर रहा हूँ, 500 रुपये SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में 500 रुपये आप हर माह म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। 12% हम आज की तारीख मान लेते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा है, अभी आप दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। 20 साल बाद ये आपको कितना हो जाएगा पता है? आपके द्वारा जो जमा की गई राशि 500 की छोटी छोटी राशि है, 20 साल में आपने कुल जमा किया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 1,20,000 और इसका एस्टिमेटेड रिटर्न है 3,79,574, 3,79,574। टोटल आपके पास लमसम अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स 5 लाख आ जाएंगे। बिल्कुल अकल्पनीय, आपने सोचा भी नहीं होगा। साहब मैं 500 बचाता था, आज 20 साल बाद मेरे पास 5 लाख रुपया है। ठीक है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि आज से 20 साल बाद इस 5 लाख की वैल्यू भी, उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, लेकिन इस छोटी छोटी बचतों से एक बड़ा जो रकम आपको म्यूचुअल फंड से मिलेगा वो इस प्रकार से हो सकता है। तो ये जो SIP कैलकुलेटर है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस SIP कैलकुलेटर के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12 लिया, उसको 15, 18, 20 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं।
कि मिनिमम आप मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 10% आपका रिटर्न कहीं नहीं गया। कितना भी बुरा से बुरा आप इक्विटी में लगाएं, डेब्ट में लगाएं या हाइब्रिड में लगाएं, 10% से कम कहीं नहीं जाएगा। लोग इसीलिए क्या करते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो बैंक में वो सेविंग अकाउंट में नहीं रखते, वो एफडी में ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, वो कहाँ लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एज ए लॉन्ग टर्म हमको जो है मिनिमम 10% तो देगा ही। और आप आज तारीख में बैंक में जाके देख लीजिए, किसी भी प्रकार की जो डिपॉजिट है उसमें वो 5 से 7% से ज़्यादा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो ये SIP कैलकुलेटर के माध्यम से आप ज़रूर चेक कीजिए। और मैं तो कहूँगा कि आज से ही आप प्लानिंग के साथ एक निश्चित अमाउंट SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो निश्चित तौर पर जब आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे, आपकी शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, तो एक जो बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है, चाहे बच्चों के शिक्षा के लिए हो, बच्चों की शादी के लिए हो, मकान बनाने के लिए हो, एक बड़ा अमाउंट इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपको मिल सकता है। इसी प्रकार से मैं मार्केट के बारे में जब बतलाना चाहूँगा आप लोगों को। ये देखिए जिसकी मैंने बात किया था, इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड के अंदर तो आप देख रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में लार्ज कैप दिख रहा है, मिड कैप है, लार्ज मिड कैप है, स्मॉल है। अब यदि हम लार्ज कैप में जाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंतर्गत, तो आप देखिए ये एक्चुअल चीज़ें हैं। ये मैं कहीं से लिटरेचर से नहीं लाया हूँ, आप इसको डे पर डे देखते रहिए, चेंज होते रहता है। आज टुडे ये पोजीशन है कि ये जो 5 स्टार रेटिंग वाले दिख रहे हैं, 5 करके स्टार बना हुआ है, ये 5 स्टार रेटिंग का जो दिख रहा है, यदि मंथली SIP 10,000 है, चलिए मैं आपके सहूलियत के हिसाब से इसको कम कर देता हूँ। सपोज़ आपने 1000 यस, ये मिनिमम 1, क्योंकि 1000 से कम इसमें होता नहीं है, 1000 अपन लिखते हैं। 1000 रुपया हमारा मंथली SIP है और पीरियड्स ये इन्होंने मैक्सिमम 5 ईयर सेट कर रखा है, तो 5 साल में आपके 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। अब ये जो इक्विटी फंड है, कनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जो लार्ज कैप के अंतर्गत है, इसका आप देखेंगे करंट वैल्यू 1,04,000 यानी 1,04,000 रुपया है। रिटर्न्स आप देख रहे हैं 22% से भी अधिक है। इनके रिटर्न्स जो हैं 22.1% पर एनम से भी ज़्यादा है। मतलब जो मैंने ही बात कही थी, 12% की बात कही थी, वो मैंने मिनिमम लिया था। यदि इस कंपनी के इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल में ये 22% की दर से रिटर्न मिल जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 60,000 और आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1,04,000। वैसे ही आप इसके नीचे देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में यह राशि थोड़ी कम है क्योंकि इसका रेट ऑफ रिटर्न्स जो है 21.76% है पर एनम। तो ये डे बाय डे चेंज होते रहता है, तो इसको आप देख करके बाज़ार के रुख का अनुमान लगा सकते हैं और इसके आधार पर AMC को या आप डायरेक्ट भी इस फंड में अपनी धनराशि लगा सकते हैं और डे वाइज आप इसको सर्च कर करके देख सकते हैं कि आपका कितना ग्रोथ आ रहा है। तो ये 2 मैंने ऐप बताए, एक तो ET मनी ऐप जहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनियों। चलिए मैं एक और दूसरा इसमें बतला देता हूँ। जैसे हम चाहते हैं कि भाई ठीक है, हम बहुत लार्ज कैप में नहीं लेना चाहते हैं, हम मिड कैप ले लेना चाहते हैं, तो मिड कैप में देखें वाला क्या होता है। तो मिड कैप में आप देखेंगे PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। यदि हम मंथली SIP 10,000 पर रखते हैं, 5 साल के लिए रखते हैं, तो इसका रेट ऑफ रिटर्न जो आप देखेंगे 30.67% है एट प्रेजेंट, है ना। यदि हम 10,000 रुपया हर महीना लगा रहे हैं और 5 साल तक लगा रहे हैं, तो हमने 6 लाख रुपये लगाया,
ये हमको 5 साल में दुगुना दे रहा है, जबकि कोई भी बैंक 5 साल में दुगुना धनराशि नहीं करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारी अभी बीच में चिट फंड कंपनियां आई थी, लोग अपने रोज़ की थोड़ी थोड़ी राशि को उसमें डालते गए और आज लाखों लोग ऐसे हैं जिनके करोड़ों रुपये डूब चुके हैं चिट फंड कंपनी में, क्योंकि उनको इस प्रकार से फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। किसी का माइक ऑन हो गया है, प्लीज़ थोड़ा सा उसको म्यूट कर लेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि लोग दुगने देने की बात करते हैं कि भाई आज आप 5 लगा दीजिए, आपको साल भर बाद दुगुना मिल जाएगा, तिगुना मिल जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार के प्रलोभन में मत आइए। आप समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंच ही चुकी होगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों की संख्या में, जो चिट फंड कंपनी के ऐसे फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। यदि वास्तव में ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छोटे मजदूर, यानी खोमचे वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, जो रोज़ के 10 रुपये दे रहे हैं और पता चलो चिट फंड कंपनी राशि लेके गायब हो गई। तो ऐसा ना करके हमारा जो छोटे छोटे अमाउंट है, यदि हम उसको SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक बड़ा अमाउंट हालांकि मैंने यहाँ पे बताया है, छोटा अमाउंट इसमें 1000 है, 1000। यदि हम 1000 भी लगाते हैं 5 साल के लिए तो भी आप देखेंगे 60,000 रुपया हमने 5 साल में लगाया, पर मंथ 1,000 पर हमारे जा रहा है, तो हमारा जो करंट वैल्यू है वो 1,27,000 हो जाएगा। 60,000 से बढ़ करके 1,27,000, तो मान के चलिए 6 दिन 12 1,20,000 से ज़्यादा ही हो रहा है, दुगुना से भी ज़्यादा हो गया 1 साल, है ना। इसका देखिए रेट ऑफ रिटर्न्स दिख रहा है 30.67%। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहें तो इस प्रकार के ईटी मनी और भी दूसरे ऐप हैं जहां पर जाके आप सर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार की कंपनियों में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हैं, और उसका सबसे ज़्यादा इंडिकेटर होता है वो स्टार। यदि 5 स्टार वाले हैं तो हाई रिटर्न देने वाली कंपनी है, उसमें यदि आप आज राशि इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना रहेगी। वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। लोगों का कहना होता है कि भाई मैं क्यों करूं, क्या मुझे फ़ायदा है। तो फ़ायदा आप देख ही रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है अफोर्डेबिलिटी। सॉरी, मैं एक चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अफोर्डेबिलिटी में आप देखेंगे कि यह जो है हमारी क्षमताओं के भीतर होता है। जैसे मैंने कई भी उदाहरण दिया, आप लोगों ने भी देखा कि छोटी अमाउंट्स भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़ी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इस दृष्टिकोण से हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि इसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, डेप फंड, हाइब्रिड फंड, 500 रुपये, 5,000 रुपये, 5 लाख रुपये, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो हमारे पास हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। उसी प्रकार से दूसरा जो बेनिफिट है म्यूचुअल फंड के, वो है डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। ऐसा नहीं साहब कि हमको केवल इस कंपनी में शेयर लगाना है, आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे। आप इक्विटी में लगाइए, डेट में लगाइए, हाइब्रिड में लगाइए। अब इक्विटी में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे प्रकार बतलाए। डेट में आप लगाना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। हाइब्रिड में लगाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस को आप चुनिए। जैसा मैंने एक ऐप बताया, इस ऐप के माध्यम से जो ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी है वहाँ पर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसी प्रकार से तीसरा आप देखेंगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको करना कुछ नहीं, आपको केवल पैसा देना है। कहाँ देना है? MC को देना है। यदि आप थोड़ा सा महारत हासिल कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी हम MC में जाएं तभी हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा, आप खुद भी कर सकते हैं। थोड़ी सी इस पर भी चर्चा करेंगे कैसे करेंगे उसको। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो MC होते हैं, कंपनियाँ होती है, वो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं। वो फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपर्ट होता है ऐसा, और उसके द्वारा मार्केट का अच्छा से एनालिसिस किया जाता है और उसके आधार पर वह मार्केट में जो लोग म्यूचुअल फंड में धनराशि लगाने इन्वेस्ट करने के लिए धनराशि देते हैं उसको वो इन्वेस्ट करता है। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, वो है सेविंग, टैक्स सेविंग। यदि हम, जैसे मैंने पहले भी इसके एक रूप बताया था, ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ आपको 1.5 लाख रुपए तक के ATC के अंतर्गत कर से जो आपकी आय है उसमें से कमी हो जाएगी, मतलब आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है कम हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। इसके बनिस्बत यदि आपने वो राशि जो आप लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो राशि यदि आपने बैंक में जमा कर दिया, FD में लगा दिया, तो वो जो ब्याज मिलता है वो ब्याज फिर टैक्सेबल हो जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड में आपने लगाया तो उससे जो रिटर्न्स आए वो जो है, मैं ये ELSS की बात कर रहा हूँ, उसमें यदि आपने लगाया तो वहाँ पर आपको टैक्स से छूट भी मिलता है। फिर उसके बाद कन्वीनियंट एंड हैंडी, ये बहुत सुविधाजनक और आसान है। एक क्लिक करके ही आप जा करके अपना राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक क्लिक से आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। उसमें कहीं टाइम बाउंडेड नहीं होता है, केवल ELSS में 3 साल का एक लॉकिंग पीरियड होता है। बाकी जो दूसरे म्यूचुअल फंड के जो प्रारूप हैं उसमें कहीं लोग लॉकिंग पीरियड नहीं है। मैंने आज पैसा लगाया, मुझे लगता है 1 महीने के बाद मुझे ज़रूरत है, मैं उसको निकाल सकता हूँ, भले मैंने लगाते समय सोच रखा था कि साहब 10 साल के लिए है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि बहुत आसानी से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और आसानी से राशि विड्रॉल किया जा सकता है। फिर उसी पर देखेंगे बेंचमार्क बेटिंग रिटर्न। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट और निगरानी एक अनुभवी फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, निरंतर एनालिसिस करते रहते हैं और रीबैलेंसिंग के माध्यम से अच्छे जो फंड हैं उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। एक आखिरी जो मैं छोड़ दिया था, वाई शुड यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, हम म्यूचुअल फंड में क्यों विनियोग करें। हमने फ़ायदे तो गिना दिए, पर ये छूट गया था, इसको पहले बताना था। क्यों विनियोग करें, कि इसलिए विनियोग करें कि इन्वेस्टमेंट हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ है, वो उसको मैनेज करता है और वो कभी नहीं चाहता है कि उनके इन्वेस्टर का लॉस हो, क्योंकि इन्वेस्टर का लॉस होगा तो इन्वेस्टर का उनके उस ट्रस्ट के प्रति, उस AMC के प्रति विश्वास उठ जाएगा, वो किसी दूसरे AMC के पास चला जाएगा। मैं भी लास्ट में आपको भारत में ऐसे 44 AMC कंपनियां हैं जिनके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक व्यवसाय की जो प्रवृत्ति होती है, एक व्यवसायी चाहता है कि उनका ग्राहक कहीं ना जाए, ठीक वैसे ही AMC की बात होती है। हर AMC चाहता है कि उनके इन्वेस्टर्स को वो ज़्यादा रिटर्न्स दें ताकि वह उनके साथ बना रहे और उनसे वो मनी कलेक्ट करके फिर से री इन्वेस्ट करता रहे। तो ये इन्वेस्टमेंट हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट है। नो लॉकिंग पीरियड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ एक म्यूचुअल फंड हैं जिसमें लॉकिंग पीरियड है, जिसमें मैंने नाम गिनाया ELSS, और 1-2 ऐसी और हैं। इसके अलावा बाकी दूसरे जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, चाहे इक्विटी हो, डेट हो, चाहे हाइब्रिड हो, उसमें कहीं कोई लॉकिंग पीरियड नहीं। जैसे मैंने कहा कि आप आज पैसा लगाइए, आपको ज़रूरत पड़ता है, आपने 10 साल के लिए लगाया, ज़रूरत पड़ता है 5 साल में बहन की शादी करनी है, विड्रॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि मार्केट अब सबसे ज़्यादा अप जा चुका है, अब डाउन होने की स्थिति है, कोरोना काल आ गया है, अब मार्केट डाउन होते जाएगा, आप उससे विड्रॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार से क्यों आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें जो है सबसे लो कास्ट है। आप इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, आपने 100 रुपये लगाया, तो जो AMC कंपनी होती है, एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है, वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज लेती है, संभवतः ये 0.123%। यानी आपने 100 रुपये लगाया तो मुश्किल से 1 रुपया या 2 रुपये ही आपसे वो लेगी सर्विस चार्ज के रूप में, और लगभग 99 रुपये वो आपके पैसे को मार्केट में लगाती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। SIP की सुविधा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत आप लमसम अमाउंट नहीं है, छोटा छोटा अमाउंट हम लगा करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्विच फंड ऑप्शन, तो स्विच फंड ऑप्शन में आप देखिए कि आप जो है कभी भी अमाउंट को अपना स्विच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और चाहे तो उसको किसी और फंड में स्थानांतरित कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए गोल बेस्ड फंड, जैसे शुरू में हमने चर्चा किया कि इन्वेस्टर
के द्वारा चूज़ किए गए जो टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड के, उसमें एएमसी जो है उनकी धनराशि को इन्वेस्ट करता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हम किन कारणों से, या दीर्घकालीन योजना के लिए है कि अल्पकालीन योजना के लिए है, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लक्ष्य तय हमने कर लिया, उसके आधार पर हमने फंड में पैसा लगाना चालू किया। तो ये हमारे लिए इन फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स के माध्यम से वो हमारा लक्ष्य है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशंस, बहुत सारे जो उसके रूप हैं, आपकी इच्छा यदि नहीं है इक्विटी फंड में, लार्ज इक्विटी फंड में नहीं है, मिड कैप में लगा लीजिए। आप मिड कैप में आपकी इच्छा नहीं है, आप डेट फंड में लगा लीजिए। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं म्यूचुअल फंड में, इसलिए यह म्यूचुअल फंड आपके लिए इन्वेस्ट के लिए काफ़ी उपयोगी है। फिर उसके बाद क्यों आप करें भाई, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ये काफ़ी लचीलापन है। आप चाहे तो इसमें 500 डालें, चाहे 5 शेयर डालें, चाहे 50 शेयर डालें, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको मिनिमम इतना करना ही पड़ेगा। फिर लिक्विडिटी, आसानी से आप उस वहाँ से पैसा आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। आज जिस प्रकार से आप जाएंगे कि जैसे मैंने टी मनी में बताया, उसकी एक प्रोसेस होता है कि आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, कुछ नेसेसरी जानकारी देनी पड़ेगी, आधार नंबर देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, और उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो उस अकाउंट के माध्यम से आप आसानी से म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में धनराशि एएमसी के माध्यम से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सेमलेस प्रोसेस। सेमलेस प्रोसेस का तात्पर्य यह है कि यह काफ़ी आसान है। फंड इकाइयों खरीदी बिक्री म्यूचुअल फंड योजना के अंतर्गत जो नेट एसेट वैल्यू होता है, ANV करके कहा जाता है, ये मैनेजर और विशेषज्ञों के टीम के द्वारा यह किया जाता है। तो इसलिए भी आप म्यूचुअल फंड में काफ़ी आसानी से धनराशि इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलेटेड, चूँकि यह जो है सेबी के द्वारा कंट्रोल्ड है, सेबी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो इसलिए यह एक नियम के अंतर्गत काम करती है। तो इसलिए आपका जो धनराशि है, आपका जो इन्वेस्टमेंट मनी है, वो सुरक्षित रहता है। फिर इसी प्रकार से आप देखेंगे ट्रैकिंग में आसानी है ना, इजी टू ट्रैकिंग, आप आसानी से जान सकते हैं मैंने यहाँ से 5 दिन पहले पैसा लगाया था, 1 साल पहले पैसा लगाया था, आज उसका ग्रोथ कितना है, कितना % इंक्रीज हुआ है, कितना % हमारा रिटर्न आ रहा है। तो ये आप आसानी से डे बाय डे आप उसको सर्च करके जान सकते हैं। फिर उसके बाद है टैक्स सेविंग। तो आप जैसे मैंने बताया कि धारा CC के अंतर्गत ELSS में हमको टैक्स का बचत भी हो जाता है। फिर रुपये की लागत औसत होना, तो जब बाज़ार गिर रहा है तब आप अधिक इकाइयाँ खरीद सकते हैं, और जब आप कम इकाइयाँ खरीदते हैं बाज़ार में तेज़ी हो रही होती है। तो इस प्रकार से ये हमको जो रुपये की औसत लागत है वो प्रदान करती है। और लास्ट जो है, नो नीड टू टाइम मार्केट, कोई इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं नहीं करना चाहते, आप अपने AMC को कह दीजिए कि साहब हमारे इतना पैसा है, SIP के माध्यम से वो ले रहे हैं, और आप अपने घर में आराम से बैठिए। AMC के द्वारा, उसके फंड मैनेजर के द्वारा जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपके उस पैसे को इन्वेस्ट करते जाता है। तो ये हमने 15 कारण गिना दिए जिसके कारण से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है लाभों की, तो लाभ की तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, और बिना लाभ के हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, खास करके कॉमर्स वाले बच्चे। तो इतने सारे हमने लाभ गिना दिए। एक अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये, क्योंकि जब कभी भी आप इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप देखिएगा बिल्कुल ये डिक्लेरेशन रहता है कि यह जो जानकारी दी गई है ये केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। मैंने कई कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स के नाम भी यहाँ पे बताए है ना, और उसके रेट ऑफ रिटर्न्स भी बताए। तो यह जो सामान्य शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, यहाँ पर इन्वेस्ट वित्तीय या कराधान सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, और न ही किसी वित्तीय उत्पाद के लिए आमंत्रण माना जाना चाहिए, आग्रह माना जाना चाहिए, या विज्ञापन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए आप सभी प्रतिभागियों से आग्रह है कि वे अपने विवेक का प्रयोग करें, और किसी भी वित्तीय उत्पाद, जो हम म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे रूपों के बारे में बात किए, कंपनियों के नामों के साथ बात किए, तो यह आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले किसी प्रोफेशनल से ज़रूर सलाह ले लें, तब आप इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़
हो सकता है कि भाई देवांगन सर ने तो बढ़िया म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, बहुत अच्छा रिटर्न्स रहता है, और आपने मार्केट में पैसा लगा दिया और पता चला कि वो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन गया। फिर भी मैं ये कहूँगा कितना भी डाउन जाए, लॉन्ग टर्म्स में आपको 10% दे के ही जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था कि भारत में जो है सेबी के द्वारा जो एएमसी कंपनियां स्थापित की गई है, लगभग 44 कंपनियां, फंड कंपनियां जो है, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो सेबी से नियंत्रित है। ये उनके नाम हैं। बहुत सारे नाम आपके परिचित में से होंगे, बहुत सारे नाम आपको बैंकों के नामों के आधार पर मिलेंगे। जो बैंकें होती है वो अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जो उसका मेन जो वर्क है कि डिपॉजिट और लोन, उसके अलावा अब ये बैंकिंग कंपनियां क्या करने लगी है, ये इस प्रकार से सिक्योरिटी मार्केट में, इस प्रकार से म्यूचुअल मार्केट में भी काम करने लगी है। उसका एक अलग यूनिट काम करती है। जैसे आप देख रहे हैं एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, एक्सिस बैंक आपने नाम सुना होगा, बड़ौदा बैंक है। इसी प्रकार से एसबीआई की मैंने बात किया था, एचडीएफसी की बात किया था, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट्स हैं, आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये सारे क्या हैं, ये बैंक से रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने यदि एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना लिया है तो इनका काम है केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। आप यदि जैसे कि मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक एक प्राइवेट बैंक है, आप कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से भी अपने अमाउंट को, अपने बचत को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये लगभग 44 कंपनियां हैं जिसका मैंने यहाँ पर आपके नाम दिए हैं। तो इतना ही मैं अपनी बात रखूँगा कि जो आपकी बचत है, चाहे वो छोटी सी छोटी क्यों न बचत हो, अभी आपकी एज है 20 साल, 22 साल, 25 साल, यदि अभी से आप प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं तो निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म्स में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। और आज जो टेक्नोलॉजी के युग में जो बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस हैं, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, चाहे लैपटॉप के थ्रू हो, आप सर्च कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, किस प्रकार से अकाउंट ओपन किया जाए, कौन सी कंपनी अप की ओर है, ग्रो की ओर है, कौन सी कंपनी डाउन की ओर है, किस में इन्वेस्ट किया जाना, या कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आज से यदि सुनिश्चित कर लेते हैं तो आपका भविष्य काफ़ी अच्छा होगा, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे। मैं यहीं पर वाक्य लेना चाहूँगा। हमारे एक स्टाफ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी, 2003 में उन्होंने किसी के कहने पर म्यूचुअल फंड में 2000 का एक अमाउंट और 3000 का एक अमाउंट डाल दिया था। भूल गया, जब वो चांपा में कार्यरत था तो वहाँ की बात है वो। रिसेंटली अभी मैडम से इस विषय पर लेक्चर देने की बात हुई, मैं लेक्चर दे रहा था, उनको पता नहीं क्या याद आया, दूसरे दिन घर में जाके पूरे कागज़ के पन्नों को पलटा और देखा यार मैं तो ये म्यूचुअल फंड सर बोल रहे थे मैंने लगाया है। वो अपनी बच्ची से कहा और उस कंपनी के जो ग्रोथ रेट है उनको जानने के लिए ईटी मनी के माध्यम से जब चेक किया तो पता चला 2003 में लगाया गया 2000 रुपया, आज वो 15,000 रुपये हो चुका है। 3,000 रुपये जो लगाया था उस कंपनी में 2003 में, आज वो 18,000 रुपये हो चुका है। वो उसके लिए बहुत वंडरफुल। अरे मैं तो भूल ही गया था इस पैसे को, देखिए मेरा पैसा 15,000 और 18,000 हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप भले आज छोटा अमाउंट लगा रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर में वो आपके लिए अच्छा रिटर्न दे करके काफ़ी बड़ा अमाउंट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। वैसे मैं एक थोड़ा सा वाक्य और बतलाना चाहूँगा। जैसे वो सेविंग के बारे में हमने कहा कि हमारे सेविंग अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े रहते हैं, तो आप सेविंग अकाउंट में उतना ही पैसा रखिए जितने आपके रूटीन के काम चल जाए, उससे कहीं ज़्यादा होता है। आप एसबीआई वाले ने जैसे क्या किया था कि भाई एक देखा है सैलरी क्लास वाले हैं, इनके खाते में हर महीने 50,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है और ये विड्रॉल नहीं करता है, तो उसके अमाउंट को स्विच करना चालू कर दिया। और स्विच करके कहाँ लगा दिया, इस प्रकार के मार्केट में लगाना चालू कर दिया। जब कस्टमर ने कहा साहब हमारा तो 50,000 बैलेंस होना चाहिए, यहाँ पर तो 20,000 दिख रहा है, तो उनसे कहा जाता था साहब आप मोड बैलेंस देखिए, मोड बैलेंस आपको 50,000, तो भैया 30,000 कहाँ है, अभी आप जब निकालना चाहें तब निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। तो फिर उस पर क्या होगा, उसको आपको हम सेविंग बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी तुलना में हम आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट देंगे। क्यों, क्योंकि उसका पैसा कहाँ लगा है, मार्केट में लगा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा यदि आपके सेविंग अकाउंट में
आपके रोज़मर्रा के खर्चे चलाने के लायक पैसा है तो ठीक, लेकिन उससे ज़्यादा है तो उसको आप विड्रॉल कीजिए। अरे आप कुछ नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड में, एफडी में कर दीजिए। थोड़ा सा आप रिस्क लेने के लिए उत्साही है तो आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। तो केवल सेविंग अकाउंट में अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको चलाने के लिए पैसा रखिए, बाकी पैसा आप विड्रॉल कर लीजिए। मैं जो वाक्य बता रहा था, हमारे साथ में कार्यरत प्रोफेसर थी मैडम, वो सैलरी निकालती ही नहीं थी, वो सैलरी अपने अकाउंट से निकालती ही नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस में थे। एक साल में उनके खाते में लगभग 18 से 20 लाख रुपए जमा हो गए। काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं, 1.5 लाख से ऊपर का तनख्वाह मिलता है, तो इतना पैसा उसके खाते में जमा हो गया। क्योंकि हमारे कॉलेज में 20 से 25 लोग थे, पीजी कॉलेज की बात बतला रहा हूँ, और सबका इनकम टैक्स डिडक्शन मैं देखता था, तो हम उसके सैलरी पर से जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो टैक्स हम टीडीएस करवा लेते थे डीडीओ के माध्यम से। बाद में जब फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से उसके पास नोटिस आया कि आपका जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है अभी भी डिमांड के रूप में है। तो वो जो पैसा था, जो उनकी सैलरी का पैसा सेविंग अकाउंट में लगभग 18 लाख रुपये, उस पर 3% की दर से 4% की दर से उस पर ब्याज मिला था। और आप हिसाब लगाइए, अब 20 लाख रुपये यदि कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से मान के चलें 20 लाख रुपया है तो उसका 4% कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। बताइए, 20 लाख का 4% कितना हो जाएगा? 80,000 रुपया समथिंग है ना, 80,000। अब 80,000 रुपये को उन्होंने अपने इनकम में शो नहीं किया, और 80,000 रुपये पर 30% की दर से 8 या 24,000 रुपये इनकम टैक्स आपके द्वारा पेड किया जाना है। वो उनके पास नोटिस आ गया, मेरे पास आई, सर आप मुझको बताया नहीं। अरे भाई मुझे क्या पता आपके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है, मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र थोड़ी हूँ। उनको 24,000 रुपया जमा करना पड़ा 4% की दर से ब्याज मिले पर। यदि वह उस प्रति माह के वेतन को सेविंग अकाउंट में न रख करके म्यूचुअल फंड में लगाती तो उसका टैक्स सेविंग भी होता, और वो जो 80,000 की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो कहीं ज़्यादा उनको रिटर्न्स मिला होता। 4% की हम बात करें, 10% की बात करें तो 2 लाख रुपए तक उसको ब्याज मिल गया होता, रिटर्न्स मिल गया होता। तो ये अवेयरनेस की बात है कि हमारे अवेयरनेस कितने हैं फाइनेंशियल मैटर पर। वो यदि हम अवेयर हैं तो निश्चित तौर पर जो बातें कही जाती है कि व्यक्ति पैसा नहीं कमाता है, पैसा पैसा कमाता है, और वो एक माध्यम है म्यूचुअल फंड का। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ही शालीनता से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के मेरी बातों को सुने। कुछ हो सकता है आपकी ओर से क्वेरी हो, प्रयास करूंगा कि मैं इस पर जवाब दे सकूं, क्योंकि मैं हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं इस मामले में। बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सो मच। आपका लेक्चर बहुत वंडरफुल था, बहुत आउटस्टैंडिंग था। मैं अब हमारे स्टूडेंट्स लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी, यदि उनके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या कुछ भी आपको सर से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, सर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एनीवन, कोई भी स्टूडेंट्स? म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न्स पर टैक्स लगाया जाता है या नहीं? सर ये क्वेश्चन आया है कि म्यूचुअल फंड के उस पर टैक्स लगता है या नहीं, तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। हाँ, मैं इस संबंध में बतलाना चाहूँगा आप लोगों को। आवाज़ मेरी आ रही है ना? जी जी सर। हाँ, म्यूचुअल फंड के इंटरेस्ट जो है टैक्स फ्री होता है, लेकिन यदि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को आप खरीदते बेचते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स आपने परचेज कर लिया, 1 साल तक रखा और उसको बेच दिए, तो उस बेचने से जो लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन होंगे वो टैक्सेबल होगा। यदि आपने 1 साल से कम अवधि के लिए अपने पास रखा तो उसको बेचने के बाद जो आपको जो लाभ होगा, कॉमर्स वाले बच्चों को पता है कैपिटल गेन एक चैप्टर होता है इनकम टैक्स के अंतर्गत, तो शेयर्स के या बॉन्ड्स के परचेस किए जाने पर
हो रहा है, थोड़ा सा कोई बंद कर ले, सुन ली बात, उसके बाद फिर अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स होते हैं वो टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपने जो यूनिट्स परचेज कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, है ना, तो सेलिंग करने पर यदि आपको कोई गेन हुआ, कैपिटल गेन हुआ, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म इस मायने में कि यदि आपने किसी सिक्योरिटीज़ को 12 महीने से कम की अवधि के लिए रखा तो वो उस पर होने वाले जो प्रॉफिट है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएंगे। 1 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए आपने रखा, 1 साल के बाद आपने बेचा, 2 साल 3 साल के बाद बेचा, तो उनसे जो होने वाले लाभ हैं वो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएंगे। तो उस पर टैक्स लगाया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। और किसी को कोई क्वेश्चन बच्चों, और आपको किसी को कुछ पूछना है पूछिए। अगर आप ओरल नहीं पूछना चाहते तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लोगों ने मैसेज किया है, कॉल मैसेज किया है, जिसमें आज के सेशन के लिए वो सर को धन्यवाद दे रहे हैं। रियली आउटस्टैंडिंग लेक्चर था सर, बहुत ही अच्छा लेक्चर था। एक चीज़ आपको मैं शेयर करना चाहूँगा मैडम, जो आज का हमारा ये वेबिनार है, मैं इसको यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम किया हूँ, तो इसका जब लिंक आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में कहीं डिस्टर्ब हो गए या ध्यान नहीं दे पाए, तो पूरे उस लाइव स्ट्रीम्स के वीडियो को यूट्यूब में देख सकते हैं और फिर से एक बार अपने को री अवेयरनेस कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल बहुत अच्छा सर, आपने तो बल्कि हमारे काम को सुविधाजनक कर दिया और हमारे लिए हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड दे दिया। और ये आपका प्रयास बहुत अच्छा है कि जो बच्चे अगर बीच में स्किप कर गए होंगे या किसी कारण से और बच्चों को हम कोई जानकारी देनी होगी तो हमारे पास एक अच्छा यूट्यूब लिंक पे रिकॉर्ड रहेगा और हम उसको फिर से सुन सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू सर, आपने जो उसको स्ट्रीम किया। आप जो है इसको नेक पर्पज से भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जो वैल्यू एडेड प्रोग्राम आयोजित किए गए थे उसको हमने यूट्यूब पे लिंक किया था और उसका लिंक ये है। जी सर, थैंक यू सर, आपने बल्कि मेरा काम आसान कर दिया सर। सर एक और क्वेश्चन आया है कि ग्लीड फंड के बारे में भी कुछ जानकारी, पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो म्यूचुअल फंड था राधिका, तो हम म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात करेंगे। जो हमारा विषय था हम उसके बारे में ही बात करेंगे, है ना। तो हम दूसरे इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में भी आगे के हमारे जो सिलेबस है उसमें वो कवर होगा, क्योंकि 28 को जो आपका है उसमें आगे के और भी जो चैप्टर्स है उसमें बताया जाएगा। बहुत अच्छे कमेंट सर के लिए आ रहे हैं सर, सारे बच्चे आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से अटेंड किए हैं, आज कोई लेफ्ट नहीं हुआ, पूरे लोग थे जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं। तो मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन सर को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज उन्होंने म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से हमें समझाया, उसके सारे ऑपरेशन को उन्होंने कवर किया, म्यूचुअल फंड से होने वाले एडवांटेजेस को उन्होंने बताया। एक स्कीम ऐसी है जिसमें हम अगर कम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहें तो मिनिमम से शुरुआत करके हम एक अच्छा अपना इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं, एक अच्छा हम बचत कर सकते हैं। छोटी छोटी बचत और छोटे छोटे प्रयास ही हमें भविष्य में एक जोखिम से बचाते हैं। तो सर ने म्यूचुअल फंड को बहुत विस्तार से हमें समझाया, सरल शब्दों में विथ एग्जांपल्स उन्होंने हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इसे बताया है। तो मैं पुनः अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। आगे भी हम हमारे कॉलेज के प्रोग्राम में जुड़े रहेंगे, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है कि आगे भी आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहेगा। पुनः आपका पूरे मेरे विद्यार्थियों की तरफ से भी धन्यवाद, आभार, और उन सारे विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी आज जुड़े रहे, प्राचार्य सर को, स्टाफ मेंबर्स को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जी बच्चे लोग जुड़े रहेंगे।